Hello dear students, today we will discuss about Fermi-Dirac gas. Dear students, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में बोस-आइंस्टाइन गैस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम फर्मी-डिराक गैस के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि फर्मी-डिराक गैस है क्या. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जिस सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली what is the situation of that, it should be visualized to us. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, फर्मी डिराक गैस का डायरेक्ट अगर आप सिंपल भाषा में अगर मीनिंग समझना चाहो तो इट इज जस्ट एन असेंबली ऑफ फर्मियंस. ठीक है, आई रिपीट, फर्मी डिराक गैस इज एन असेंबली ऑफ फर्मियंस. ठीक है, मीन्स हमने एक ऐसा सिस्टम लिया है जिसमें हमारे पास मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल की स्पेशलिटी ये है कि वो फर्मियंस है. ठीक है, उस ग्रुप को ही हमने फर्मी डिराक गैस बोला है. वैसे हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं तो आपको फर्मियंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, बट ठीक है मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. फर्मियंस हम किन को बोलते हैं? ऐसे पार्टिकल जिनके लिए स्पिन जो है वो आपके पास हाफ इंटीग्रल हो, मीन्स एच कट बाय 2 का मल्टीपल हो. ठीक है, मीन्स आप इसमें स्पिन जो लोगे वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, जैसे 3/2, 1/2, 5/2, 7/2 इस तरीके से. ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? 1/2. प्रोटॉन की स्पिन क्या होती है? 1/2. न्यूट्रॉन्स की स्पिन भी क्या होती है? 1/2. ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी एक सिस्टम उठा सकते हो. आपके सिलेबस में हम मेनली जो डिस्कस करेंगे दैट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वैसे अभी मैं आपको जनरल केस ही करवा रही हूँ तो मैं बार बार यही बोलूंगी इट इज एन असेंबली ऑफ फर्मियंस, बट इससे अगले आर्टिकल में हम फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करेंगे स्पेशली. बाकी आप हर पार्टिकल को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट ये कंडीशन ध्यान रखना कि उस पार्टिकल की स्पिन h/2 का मल्टीपल होनी चाहिए. क्लियर है? और ये भी आपको पता है कि FD जो गैस होती है, मैं इन शॉर्ट फर्मी डिराक को FD गैस की फॉर्म वर्ड से रिप्रेजेंट करूंगी यहाँ पे. तो FD गैस हमेशा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करती है. ठीक है, तो BE गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन या गैस हमने जो स्टडी की थी उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि वहां पे हमने BE कंडेंसेशन किया था. BE कंडेंसेशन का मतलब क्या था कि बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलमोस्ट सभी पार्टिकल ग्राउंड स्टेट पे कोलाइड हो रहे थे. सॉरी, ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपके पास वो कंडेंस होकर इकट्ठे होने लगे. ठीक है, क्लियर है? मीन्स वहां पे एक लेवल में एक से ज्यादा पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बट फर्मी डिराक जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक पार्टिकल के लिए जो सभी क्वांटम नंबर्स हैं वो दूसरे पार्टिकल के लिए नहीं हो सकते. ठीक है, मीन्स एक शेल में एक ही पार्टिकल होगा. यहाँ पे यही चीज है मेन जो BE और FD गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को या उसके बिहेवियर को सेपरेट आउट करती है. ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम है डेरिवेशन. जैसे हमने उसमें कंसीडर किया था सिस्टम को, वैसे हम यहां भी कर रहे हैं. हमने कंसीडर किया है FD गैस का सिस्टम जिसमें हम टोटल n नंबर ऑफ फर्मियंस ले रहे हैं. स्मॉल n से मैं टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस बता रही हूं आपको, जिसको आपने V वॉल्यूम के अंदर एनक्लोज्ड किया हुआ है. और टोटल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो कैपिटल U होगी. रिपीट कर रही हूं मैं, स्मॉल n रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस इन अ सिस्टम. V is a volume in which these n fermions are enclosed, and U, कैपिटल U जो मैंने लिखा है, it is a total energy of these fermions. क्लियर है? फिर सेम वैसे ही करेंगे हम कि हमने जो स्टेट्स बनाई हैं उन सब स्टेट्स की हम एनर्जी ले रहे हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट जो स्टेट है उसकी एनर्जी U1 से रिप्रेजेंट करोगे, सेकंड की U2 से करोगे. इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे, सो ऑन. ठीक है, और फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जो पार्टिकल्स होंगे उनको N1 मीन्स N1 इज अ नंबर ऑफ फर्मियंस इन अ फर्स्ट एनर्जी लेवल.
N2 सेकेंड में, N3 थर्ड में, इस तरह से आप आगे आगे इसको प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्मियोन्स बोल रहे हैं तो ये एफडी के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और एफडी का डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट फेमस रिलेशन है, हमने ड्राइव की थी स्टूडेंट्स। हमारा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन ये था, और मैंने उस टाइम भी आपको बताया था जब हम एफडी बीई कर रहे थे कि ये आपको तीनों सिस्टम के लिए लर्न होना चाहिए। क्लासिकल मींस एमबी स्टैटिक्स के लिए, बीई के लिए और एफडी के लिए। और ये ध्यान रखना कि एमबी में डिनोमिनेटर में सिर्फ ये फैक्टर आता है, बीई में यहाँ -1 आता है, और एफडी में यहाँ +1 आता है। और ये जो चीज एक्सप्रेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, एनआई आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फर्मियोन्स इन अ ith शेल। क्लियर है? जीआई आपको बता रहा है नंबर ऑफ शेल्स इन ith कंपार्टमेंट बोल दो या ith एनर्जी लेवल बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप। और यहाँ पे बीटा 1/kT वो आपको पता ही है, और यूआई उस एनर्जी लेवल की एनर्जी है, और अल्फा यहाँ पे जो टर्म है उसको भी आपने पिछली बार भी इस डेरिवेशन को किया था कि e की पावर अल्फा को हम 1/d लेकर चलेंगे, या ये अदर टर्म्स में आप कह सकते हो कि d इज इक्वल टू e की पावर -अल्फा। और d जो होता है हमारा वो डीजेनरेसी पैरामीटर होता है, जो आपको इस चीज के बारे में बताता है कि आपकी जो सिस्टम है, जो गैस आपने ली है, वो आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट कर रही है। क्लियर है? अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, हम फर्मी गैस का बिहेवियर देखना चाहते हैं। ठीक है, मीन्स हमें वहां पे एनर्जी लेवल्स पता होने चाहिए, हर एनर्जी लेवल में कितने कितने आपके पास फर्मियोन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस तरीके से होंगे वो पता होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज फर्मी लेवल। ठीक है, तो फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल का एक्सप्रेशन क्या है, फर्मी लेवल की एनर्जी क्या है, और वो टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे वेरी करेगी, हमें ये सब चीजें इसमें डिस्कस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे NUDU निकालना चाह रही हूँ पहले। ठीक है, फिर उससे हम टोटल N निकालेंगे। तो उसके लिए हमें G की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने G जो है वो बहुत ही फेमस रिलेशन सेकेंड यूनिट से करते आ रहे हो, मैं वही यहाँ पे लिख रही हूँ। और स्टूडेंट्स, आपको अगर ध्यान हो तो बीई गैस में यहाँ -1 था, तो हमने इस पे कोई कंडीशंस लगाई थी कि डी की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम 1 हो सकती है, इस टाइप से। बट यहाँ पे +1 है, तो इसके नेगेटिव होने का कोई सिस्टम ही नहीं बन पाता, तो हम यहाँ पे डी की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, या आप ये कह दो कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी। इट मे बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, बट बीई गैस में ऐसा नहीं था, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ +1 है ना, इस वजह से वो कंडीशंस यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है कि n को पॉजिटिव करने के लिए आपको जी ये जो टर्म है इसको ग्रेटर देन 1 करना है या ग्रेटर देन 0 करना है, वो कंडीशंस यहाँ कुछ नहीं लगानी। आप सिंपल रखो कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और वो कंडीशन बीई में कैसे लगाई थी वो आप उस लेक्चर में देख लेना, वहां अच्छे से डिटेल में मैंने आपको करवाया था। अब ये जो जीपीडीपी है, ये एक्सप्रेशन आपने मोस्ट फेमस रिलेशन है, आपने पढ़ा हुआ है और आपको लर्न होना चाहिए, मैं ये आपको बार बार बताती भी हूँ। 4πv p² डिवाइड बाई h³ इंटू GS। यहाँ पे जीपीडीपी जो है वो आपको बताता है नंबर ऑफ शेल्स हैविंग मोमेंटम इन रेंज p टू p प्लस dp। जीएस आपको स्पिन डीजेनरेसी बताता है, इसका फॉर्मूला होता है 2s+1, और यहाँ पे s जो है वो स्पिन है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग वेरी करेगी कि s की वैल्यू 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है। इसलिए आप पुट करने की बजाय मेरे अकॉर्डिंग इसको जीएस पुट करके ही रखो, जीएस ही रखो तो ज्यादा बेटर है। और v आपका उस इनक्लोजर का वॉल्यूम है जिसमें आपने सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को या फर्मियोन्स को रखा हुआ है। P मोमेंटम हो गया, dp उस मोमेंटम की रेंज है जिस इंटरवल को आप ले रहे हो, और h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब ये आपकी जीपीडीपी की वैल्यू है, बट हमें NUDU फाइंड आउट करना है। ठीक है, और NUDU का एक्सप्रेशन क्या होता है, NUDU इज इक्वल्स टू GUDU e की पावर अल्फा प्लस बीटा UI +1। क्लियर?
तो मीन्स जीपीडीपी आपको पता है, बट हमें चाहिए जीयू डीयू। मीन्स हमें पी और यू के बीच की रिलेशन से इस टर्म को निकाला जा सकता है। तो आपको पता है कि यू जो होता है वो होता है p² / 2m, ठीक है। तो यहाँ पे p² के प्लेस पे मैं पुट कर दूंगी 2mu और dp के प्लेस। तो स्टूडेंट्स p के यहाँ पे मैं एक p जो है वो इसके साथ रखूंगी, जैसे p dp की प्लेस पे मैं रख दूंगी m du, और जो एक p होगा उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे √2mu। क्लियर है। तो ये पुटिंग करने के बाद हमारे पास जीयू डीयू का एक्सप्रेशन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जीयू डीयू का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब इसमें आप अगर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, मीन्स रीअरेंजमेंट कर रहे हैं हम, 2 यहां से अगर आप बाहर निकाल लोगे तो 4√2 पाई, m की हाफ पावर इधर है और एक m इधर है, तो 1 + 1/2 3/2, तो m की पावर 3/2 होगी। v आपके पास है ही, u की पावर लिख ली और ये चीज आ गई। अब ये जीयू डीयू जो है हमारे पास, ये आपको क्या बता रहा है, इसको डेंसिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं। डेंसिटी क्यों बोल रही हूं मैं इसको, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टेट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ये आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी रेंज u to u + du। अब इसकी वैल्यू में nu du के प्लेस पे स्टूडेंट्स हम इस GU DU की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन NU DU का आ जाएगा। दिस वन स्टूडेंट्स, हमारे पास NU DU की वैल्यू ये आ गई। आपको यहाँ पे DNU लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इट इज जस्ट एन नोटेशन, और आपकी नोटेशन आप जो रखना चाहो वो रखो, बट वहां पे आपको क्लियरली बताना है कि आपकी ये नोटेशन क्या बता रही है। जैसे आपने लिखा NI तो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, NU तो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम सीधा लिखेंगे NU DU इज इक्वल टू दिस। और हमें अच्छे से क्लियर है कि NU DU हमें नंबर ऑफ फर्मियोन्स बता रहा है जिनकी एनर्जी U से लेकर U + DU की रेंज में है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फर्मियोन एनर्जी, कि फर्मियोन एनर्जी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो हमें इस एक्सप्रेशन से पता लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं निकालना चाहती हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ फर्मियोन्स। तो फर्मियोन्स निकालने का आपको ये पता है कि इस रेंज में इतने फर्मियोन्स हैं, ठीक है, U से U + DU की रेंज में इतने फर्मियोन्स हैं। अब मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल का एक ही तरीका है, ठीक है, या तो मीन्स आपके पास एक ही तरीका आप यूज कर सकते हो, या तो आपको समेशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन। अब हमें पता है कि n हमें n इस तरीके से भी मिल सकता है और इससे भी मिल सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये सही है या ये, तो आपको पता है अगर एनर्जी लेवल एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हों तो हम उसको कॉन्टिन्यूस मान के इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर एनर्जी लेवल के बीच का गैप ज्यादा हो तो हम उन्हें डिस्क्रीट मानकर समेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमने फर्मियोन्स लिए हैं स्टूडेंट्स, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, मीन्स हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे तो उनके बीच में जो भी एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल होगी, और ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल जो होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब अगर वो क्लोज हैं तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है, समेशन के प्लेस पे हम यूज करेंगे दिस वन। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कि n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन NU DU। और स्टूडेंट्स NU DU का एक्सप्रेशन हमने ये फाइंड आउट किया है, मैं इसको यहां पुट कर देती हूं, तो हमारे पास n की वैल्यू बनेगी दिस वन। स्टूडेंट्स, हमारे पास n की वैल्यू ये बन रही है। अब अगर आपको थोड़ा सा भी BE गैस का एक्सप्रेशन ध्यान हो तो वहां पे भी इतना करने के बाद हम F1 अल्फा बनाने की कोशिश करते हैं। सेम यहां पे भी मैं वही चीज करूंगी कि यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। अरेंजमेंट्स में क्या है, अरेंजमेंट में मेनली आपके पास क्या रहेगा कि ये एक्सप्रेशन है ये U की फॉर्म में है, ठीक है, मैं इसको एक नए वेरिएबल की फॉर्म में लेके आ रही हूं, दैट इज x, ठीक है। तो x को हमने U/KT लेट किया था वहां भी, और सेम यहाँ पे भी यही चीज चलेगी हमारी कि हमारे पास x जो है वो U/KT है, तो dx की वैल्यू होगी आपके पास du/KT। अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे हम पुट कर देंगे u के प्लेस पे x/KT का रूट, और du के प्लेस पे पुट कर देंगे dx/KT। क्लियर है। यहाँ भी हम u के प्लेस पे रख देंगे x/KT, KT से KT को कट कर देना तो ऊपर आपके पास अल्फा प्लस में x आ जाएगा। क्लियर है।
तो ये सब पुटिंग करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा दिस वन। अब इसमें हम कुछ अरेंजमेंट्स कर लेते हैं ताकि हम F1 अल्फा फंक्शन बना सकें। आप GS को एज इट इज रखो, क्लियर है। हमें यहाँ पे 2/√π चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है F1 अल्फा के फंक्शन में यहाँ पे 2/√π होता है। तो मैंने क्या किया, एक पाई तो है ऑलरेडी, मैंने √π से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड वाला तो मैंने सेपरेट में ले लिया, और एक पाई यहाँ पे है, इसके साथ तो √2 और लगाओगे तो ये बन जाएगा π⁴/2। क्लियर है। v आपके पास सेपरेट है, उसको सेपरेट ही रखो। h³ को भी आप बाहर रखो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस टर्म को डील हो गया, इसके साथ डीलिंग होगी, इसके साथ होगी। m की पावर ऑलरेडी ही 3/2 है, तो उसको आप अंदर ही रख लो, ठीक है। ये डीलिंग भी होगी। अब हमें यहाँ 2 चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 4√2 है। अब इसमें से मैंने एक 2 यहाँ यूज कर लिया, तो ये रह गया 2√2। तो 2√2 को आप ये लिख सकते हो 2 की पावर 3/2, यही बनेगा। क्लियर है। अब ये वाली टर्म्स तो हमारी होगी। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर वाली टर्म्स। तो इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर 1/2 इंटू dx यही रहेगा, और kt की पावर 1/2 ये है और 1 ये है, तो टोटल हो जाएगी 3/2। तो आप उसको भी इसके अंदर ही रख लेना। तो ब्रैकेट में मीन्स ये लिख देना 2π kt की पावर 3/2। क्लियर है। तो आपके पास ये चीज आ गई। तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया ये हमारे पास n की वैल्यू है, और इसको हम F1 अल्फा बोलेंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा n का एक्सप्रेशन ये बन चुका है, और इसको हम F1 अल्फा को ये चीज ले चुके हैं। और e की पावर अल्फा जो होता है वो 1/d होता है, ये आपको पता है। आगे इसको सॉल्व करने का तरीका सेम है, बट यहाँ पे अभी मैं इस पे ना जाते हुए मुझे ऑक्यूपेशन इंडेक्स निकालना है। तो मैं इस F1 अल्फा को यहीं तक छोड़ रही हूँ कि हम इसका डिस्कशन यहाँ नहीं करते कि F1 अल्फा कैसे निकलेगा, बिकॉज ये सेम ही निकलेगा, इसकी सीरीज बन जाएगी। अब हम टोटल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है टोटल एनर्जी कैसे निकलती है स्टूडेंट्स। हमें NU/DU का एक्सप्रेशन ऑलरेडी पता है। अब आपको ये भी पता है कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दे तो उस रेंज की हमें टोटल एनर्जी मिल जाती है। फिर इंटीग्रेट करोगे तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे NU/DU के प्लेस पे मैं इस वैल्यू को पुट कर रही हूँ, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा दिस वन स्टूडेंट्स। अब हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये बन चुका है। अब जैसे मैंने n में F1 अल्फा बनाया था, वैसे मैं यहाँ पे F2 अल्फा बनाऊंगी। तो हम सेम वैसी अरेंजमेंट्स करेंगे कि हमें डियर स्टूडेंट्स उन टर्म को थोड़ा रीअरेंज करने के बाद, मतलब पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड, फिर रीअरेंज करोगे तो आप ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका दिस वन। अब इसमें इसको आप F2 अल्फा बोल सकते हो, और F2 अल्फा की वैल्यू को सेम वैसे ही लिखोगे तो आपके पास ये चीज आ गई F2 अल्फा। अब हमने F1 अल्फा भी निकाल लिया, F2 अल्फा भी, N भी और U भी। और स्टूडेंट्स एक चीज F1 अल्फा और F2 अल्फा में जो ध्यान रखने वाली है आपके लिए, वो ये है कि आपने BE गैस में F1 अल्फा और F2 अल्फा को जब सॉल्व किया था तो सिर्फ अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए सॉल्व किया था, बट यहाँ पे आपने सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लेंथी हो जाती है। हमें मेन फोकस फर्मी एनर्जी पे करना है। तो जस्ट आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए कि अल्फा की आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए FD गैस को डील करना है। क्लियर है। अब मैं आती हूं एक टर्म पे, दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स अब ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर है क्या, ये आपको बताएगा कि ईच शेल में कितने पार्टिकल्स या कितने फर्मियंस एग्जिस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक फर्मी फंक्शन से डिनोट कर रही हूँ, दैट इज FU। और आपको ये पता है कि अभी अगर मैं आपको ये जो पिछली इक्वेशन है इसका डील करने के लिए कहूँ, तो आप यहाँ पे क्या निकाल देते कि GU शेल्स में NU नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो एक शेल में कितने होंगे, N/G। U तो यहाँ फंक्शन है इसलिए साथ में आ रहा है, तो इसी को हमने FU कहा है। नंबर ऑफ फर्मियंस पर यूनिट शेल इज नोन एज ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर। अब आपने जो NU की वैल्यू निकाली है मैं उसको यहां पे पुट कर रही हूं, यही होती है ना स्टूडेंट्स NU की वैल्यू। अब अगर आप यहां से NU/GU निकालना चाहो तो इस टर्म को इधर ले आओ, तो हमारे पास FU की वैल्यू बनेगी E की पावर अल्फा बीटा UI +1। मीन्स ये हमारा ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर आ गया, जो हमें ये बताएगा
कि ईच शेल में हम कितने फर्मियोन्स को रख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो अल्फा है, इसकी एक तो आपने इसको डी की फॉर्म में लिखा था ना, ई की पावर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/d। अब आप इसको केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि अल्फा जो होता है वो होता है माइनस म्यू अपॉन के टी। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो मैंने टर्म यूज किए, इट इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल। क्लियर है। और आप इसको फर्मी एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। फर्मी एनर्जी की फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस UFT डिवाइड बाई KT। अब क्वेश्चन ये आता है, ये UFT क्या है? इट इज अ फर्मी एनर्जी। क्लियर। फर्मी एनर्जी एट अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आप ये कह सकते हो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, इसलिए मैंने इसको टी का फंक्शन लिखा है। ठीक है। तो फर्मी एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो फर्मी लेवल चेंज होगा। क्लियर है। तो आप केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, और फर्मी एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब यही से हमारा बेस स्टार्ट हो जाता है कि व्हाट इज फर्मी एनर्जी। क्लियर है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां तक इसको कंप्लीट करना और इतना समझ लो यहां तक कि फर्मी एनर्जी इज एन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट्स वैल्यू चेंजेस विद चेंज इन आर टेम्परेचर। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको यहां तक कंप्लीट करो। कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना।